हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हाजिर हैं मैं आरती शर्मा। आज हम फिर से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मनी। हम इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम के हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कशंस किया था और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी। मनी किसे कहते हैं, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ, किसने किया मनी का डेवलपमेंट। जैसे अब हम सब लोग जानते हैं कि मनी हमारी एक बेसिक नीड्स है। हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मनी का यूज़ करते हैं। अगर हम एक नंबर में डेफिनेशंस की बात करते हैं तो व्हाट यू मीन बाय द मनी, तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और सभी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाती है, एक्सेप्टेबल की जा सकती है। कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है। मान लीजिए मेरे को आपको 100 रुपये देने हैं और मैं उन 100 रुपयों को एक पेपर की फॉर्म में ना दे के सिक्के की फॉर्म में दे दूँ, 10 रुपीज़ के सिक्के दे दूँ, तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं उन्हें लेने से, क्योंकि ये लॉफुल है, एक्सेप्टेबल है। तो हम कहेंगे कि क्या है मनी। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि हमारी बेसिक नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। मनी से पहले किस तरह से ट्रांजेक्शन पॉसिबल होती थी। आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, हमें कोई शूज़ पसंद आते हैं, वो कहता है कि 2000 रुपये के शूज़ हैं, हम उसे 2000 रुपये का पेमेंट करते हैं और बदले में वो हमें शूज़ दे देता है। तो आज हम किसी भी शॉप पर जाकर किसी भी तरह की परचेजिंग कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया। आपको पता है जब तक मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो ट्रांजेक्शन कैसे होती थी। जब तक मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो CCE के द्वारा, यानी कि बिफोर द इवैल्यूएशन या इवैल्यूएट कह लीजिए, बिफोर द इवैल्यूएशन ऑफ मनी transactions done by CCE। क्या है ये CCE? What do you mean by the CCE? CCE का मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज। गुड्स के बदले गुड्स के एक्सचेंज को पहले क्या कहा जाता था, CCE, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज, जिसे एक नाम दे दिया गया बार्टर सिस्टम। क्या दिया गया नाम, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था, यानी कि मनी के डेवलपमेंट से पहले ट्रांजेक्शन पॉसिबल थी, ट्रांजेक्शन्स पहले भी की जाती थी और उस सिस्टम यानी कि CCE के द्वारा ट्रांजेक्शन को पॉसिबल किया जाता था और उस सिस्टम को क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, हर जगह ये सिस्टम पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन मनी का जैसे ही डेवलपमेंट हुआ उसने उस सारी लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया, यानी कि एक तरह से लिमिटेशंस कहें या डिफ़िकल्टीज़ कहें, तो ये बार्टर सिस्टम की कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, कुछ लिमिटेशंस थी। उसको हम पहले एक एक करके डिस्कशंस करते हैं कि बार्टर सिस्टम की क्या डिफ़िकल्टीज़ थी। ठीक है, limitations of barter system। बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। पहले थी डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स क्या है, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स का मतलब होता है कि मुझे अपनी गुड्स को बेचने के लिए पहले बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो मेरी गुड्स को परचेज करने के लिए तैयार हो और अपनी गुड्स को सेल करने के लिए तैयार हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक फार्मर है, वो अपना सेल करना चाहता है क्या, वीट, और बी अपने शूज को सेल करना चाहता है। बी क्या सेल करना चाहता है, शूज। तो पहले इन्हें ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो इसके फार्मर्स के वीट को परचेज करने के लिए तैयार हो और बी को ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो उसके शूज़ को परचेज करने के लिए तैयार हो। अगर ए और बी दोनों की जो वांट्स हैं फुलफिल हो पाती है, यानी कि फार्मर अपने वीट के बदले शूज़ चाहता है और बी शूज़ के बदले वीट चाहता है, तो ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाएंगी।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, यानी कि पहले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, वो हमारी वस्तु को, हमारी गुड्स को खरीदने के लिए तैयार हो और अपनी गुड्स को बेचने के लिए तैयार हो। तो पहली प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस वांट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड वैल्यू इसमें है नो फिक्स मेजरमेंट। नो फिक्स्ड मेजरमेंट। नो फिक्स मेजरमेंट क्या था, यानी कि अगर मैं अपनी गुड्स सेल कर रही हूँ और आप अपनी गुड्स सेल कर रहे हो, तो हम दोनों, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, सपोज करो मैं अपनी अगर वीट सेल कर रही हूँ और आप बदले में मुझे अपने, मान लीजिए ग्रेन्स कोई भी या शूज़ कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो या हॉर्स सेल कर रहे हो। मान लीजिए मैं अपनी वीट सेल कर रही हूँ और बदले में आप अपना हॉर्स सेल कर रहे हो। आप कहोगे कि मेरे हॉर्स की वैल्यू ज़्यादा है और मैं कहूँगी कि मेरे वीट की वैल्यू ज़्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे वीट की वैल्यू ज़्यादा है तो एक काम करो, आप अपने हॉर्स की एक लेग कट ऑफ करके मुझे दे दो। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यानी कि कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं था। जब कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता तो हर बंदा अपनी अपनी गुड्स की वैल्यू को क्या बताएगा, उसकी जो कॉस्ट है उसको हाई बताएगा। तो उस समय ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो कोई भी फिक्स मेजरमेंट नहीं था। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया लिमिटेशन का। थर्ड पॉइंट में आएगा नो स्टोरेज वैल्यू। नो स्टोरेज वैल्यू। नो स्टोरेज वैल्यू। नो स्टोरेज वैल्यू। आज हम मनी को बैंकों के अंदर, घरों के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, यस या नो? जबकि हम गुड्स को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। तो आप कहेंगे क्यों नहीं रख सकते मैम? क्या घरों में हम ग्रेन्स को, गेहूं को स्टोर करके नहीं रखते हैं लंबे समय तक, 1 साल तक? बिल्कुल रखते हो। उसे 1 साल से ज़्यादा क्या लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसमें हमें दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं स्टोर करने के लिए, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद, 20 साल, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारे जो ग्रेन्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। जबकि अगर बैंकों में हमारा पैसा जमा है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो एज इट इज़ सेफ रहेगा। तो क्योंकि गुड्स कैसी गुड्स होती हैं, गुड्स पेरिसेबल होती हैं, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाती है मेरे बच्चे, डिस्ट्रॉय हो जाती है। उन्हें लंबे समय तक गुड्स को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यानी कि गुड्स आर द पेरिसेबल, ड्यू टू दिस रीजंस वी हैव नॉट बी स्टोर ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जबकि हम मनी को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट। ये डेफर्ड पेमेंट क्या है? जब हम CCE का यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज का यूज़ करते थे, तो उस समय ट्रांजेक्शन हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। आज हम अगर कहीं पर कुछ चीज़ लेने जाते हैं, अगर कुछ पैसे कम रह जाते हैं और शॉपकीपर हमारा जानने वाला है, तो हम क्या कहते हैं, या शॉपकीपर हमसे क्या कहता है, कल दे देंगे, है ना? लेकिन उस समय वाटर सिस्टम के समय पर इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती थी। यानी कि यदि मुझे CCE का यूज़ कर रहे हैं तो हमें गुड्स के बदले गुड्स का उसी समय पेमेंट कर, गुड्स को उसी समय करना पड़ेगा, अपनी ट्रांजेक्शन को सेटल डाउन करना पड़ेगा। हम उसे फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। इट्स क्लियर? तो ये 4 तरह की लिमिटेशंस हैं हमारी: डबल कोइंसिडेंट स्वास, स्टोरेज वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट एंड फोर्थ वन क्विक। चौथी आप बताइए, 4 बताई हैं मैंने, चौथी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे वो कौन सी थी, वो भी विद एग्जांपल। इट्स क्लियर? उसके बाद फिर से हम मनी पे आते हैं। वाटर सिस्टम में इस तरह की जो लिमिटेशंस थी, मनी ने इन सभी लिमिटेशंस को क्या कर दिया था मेरे बच्चे, रिमूव कर दिया था। मनी में डेफर्ड पेमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी उसको सेटल डाउन कर दिया था। हम मनी को एक लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते थे। यानी कि ये एक तरह से देखा जाए रिमूविंग फंक्शंस ऑफ द मनी, स्टोरेज कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया इसने, और फ्यूचर के लिए हम इसको पेमेंट कर सकते थे। कहने का मतलब है ऑल दोज प्रॉब्लम फेसिंग बाय इन द वाटर सिस्टम मनी हैव सेटल डाउन। मनी ने इन सभी प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सेटल डाउन कर लिया। अब मनी को भी हम 3 फॉर्म में देख सकते हैं। मनी भी एशियंट मनी, मॉडर्न मनी, और हमारी कौन सी मनी, मिडेबल मनी। यदि हम मनी का देखें तो मनी को हम डिटेल में थोड़ा सा समझा रही हूँ, बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन मनी को हम 3 फॉर्म में देख सकते हैं: एशियंट मनी, मिडेबल मनी और
मॉडर्न मनी। एशियन मनी के अंदर हमारे जितने भी ग्रेन्स होते थे, ग्रेन्स और कैटल्स, ये हमारी एशियंट मनी का पार्ट माने जाते थे। मिडेवल मनी में हमारे वो मौर्य चलती थी, पता है ना, राजा महाराजाओं के समय में। तो जितने भी हमारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें जो मौर्य की फॉर्म में होते थे, जो सिक्के की फॉर्म में होते थे, वो मिडेवल मनी का पार्ट माने जाते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आज हम देखते हैं चेक, उसके बाद हमारा आ गया करेंसी, कॉइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब हमारे किसके फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अब मनी को इशू कौन करता है, आज हम ये बात और डिस्कस करेंगे कि वो इशू द मनी। तो मनी को दो बंदे इशू करते हैं, आपको मैम नहीं, आरबीआई इशू करता है। यस, ए एग्री कि मनी को आरबीआई इशू करता है, लेकिन 1 रुपए के नोट को कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हु इशू द 1 रुपी नोट, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू द 1 रुपी नोट। अगर आपसे पूछा जाए हु इशू द करेंसी, तो आरबीआई। हु इशू द करेंसी, आरबीआई इशू द करेंसी। और किसके बिहाफ पर इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है हु इशू द करेंसी, तो इशू द करेंसी इज इशूड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है कि करेंसी मनी को लाया कौन था, 1945 से लेके 1955 के बीच में शेर शाह सूरी, किसके द्वारा, शेर शाह सूरी ने सीसीई को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था पूरी तरह से। 1945 से लेके 1955 के बीच में सीसीई पैटर्न को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था और शेर शाह सूरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो मनी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक तरह से जैसे हमारे शरीर में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ द मनी, मनी के एब्सेंस में हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी। तो भी अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है हु इशू द करेंसी, तो करेंसी इज इशूड बाय दी आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, लॉफुल है, कोई भी बंदा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, इलीगल है। और एक ये फाइनल अथॉरिटी है कि आरबीआई इसको इशू करेगी, कोई और इसको इशू नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना मैसेज ड्रॉप करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।